नमस्कार। घर की दीवार पर रंग चढ़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रंग उतर भी जाता है। आज बात एशियन पेंट्स की। एक समय था जब एशियन पेंट्स सिर्फ घर नहीं रंगती थी, पोर्टफोलियो में भी रंग भर देती थी। धीरे धीरे, साल दर साल, बिना शोर, बिना ड्रामा, जैसे दीवार पर पहला कोट सूखता है, फिर दूसरा कोट चढ़ता है और घर चमकने लगता है। वैसे ही कुछ एशियन पेंट्स का हाल था। शेयर कई सालों तक निवेशकों का पैसा चमकाता रहा। लोग कहते थे क्वालिटी स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, घर में पेंट होगा तो एशियन पेंट चलेगा, भारत में मिडिल क्लास बढ़ेगा तो एशियन पेंट्स चलेगा, त्योहार आएगा, शादी होगी, नया घर बनेगा, पुराना घर रंगेगा, एशियन पेंट्स चलेगा। लेकिन अब वही निवेशक पूछ रहा है, क्या करें? खरीदें? जो पहले से खरीद रखा है उसे बेच दें? अभी और होल्ड करें? या बस दीवार सूखने का इंतजार करें? क्योंकि कहानी बदल गई है। कंपनी अभी भी बड़ी है, ब्रांड अभी भी ताकतवर है, डीलर नेटवर्क अभी भी गहरा है, रिजल्ट भी खराब नहीं है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा, पुराना रंग नहीं लौट रहा। एफआईआई सावधान है, म्यूचुअल फंड शेयर खरीद रहे हैं, रिटेल निवेशक क्यों उम्मीद लगाए बैठा है? बिरला ओपस ने ऐसा क्या किया कि रंगों के राजा को भी नई पुताई करनी पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एशियन पेंट्स फिर से कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है, या अब एक अच्छी कंपनी है मगर अच्छा स्टॉक नहीं? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज कहानी एशियन पेंट्स की। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत की दीवारों पर रंग चढ़ाया और स्टॉक मार्केट में भरोसे का रंग भरा। लेकिन अब उसी भरोसे की दीवार पर मार्केट नाखून से खुरच कर देख रहा है। रंग सचमुच टिकाऊ है या सिर्फ ऊपर से चमकदार है? कहानी शुरू करते हैं मेरठ से। मेरठ में पेंट की एक पुरानी दुकान है। दुकान का नाम है वाइब्रेंट कलर हाउस। 30 साल से दुकान चल रही है। दुकान की दीवार पर पुराने शेड कार्ड्स टंगे हैं। एक कोने में एशियन पेंट्स का बोर्ड है, दूसरे में बर्जर का, तीसरे में नेरोलैक का, और अब सामने बिरला ओपस का नया डिस्प्ले लग गया है। सुबह का वक्त है। एक ग्राहक आता है, कहता है, भाई साहब घर पेंट कराना है, दिवाली से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए, बजट ज़्यादा नहीं है, रंग अच्छा होना चाहिए, पेंटर भी बताना पड़ेगा, वारंटी भी चाहिए। पहले दुकान के मालिक मलिक साहब बिना सोचे कहते थे, एशियन पेंट्स ले जाइए, रंग टिकेगा, शेड मिलेगा, मटेरियल समय पर मिल जाएगा, पेंटर भी भेज देंगे, कंपनी भरोसे की है। लेकिन इस बार थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं, एशियन पेंट तो है ही, लेकिन बिरला ओपस में ऑफर अच्छा आया है, डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा है, पेंटर स्कीम भी चल रही है, JSW ड्यूलेक्स भी देख लीजिए। यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि पेंट की लड़ाई सिर्फ रंग की लड़ाई नहीं होती। पेंट की असली लड़ाई दुकान के काउंटर पर होती है। डीलर पहले किसका नाम लेता है, पेंटर किस बकेट को उठाता है, कस्टमर किस ब्रांड पर भरोसा करता है, और कंपनी कितनी जल्दी माल पहुंचाती है। एशियन पेंट्स ने कई दशकों तक ये लड़ाई जीती। अब उसी काउंटर पर भीड़ बढ़ गई है। राजा भी राजा है, लेकिन दरबार में नए दावेदार आ गए हैं और स्टॉक मार्केट यही पूछ रहा है, राजा की गद्दी सुरक्षित है? पहले एशियन पेंट की पुरानी कहानी समझ लीजिए। साल 1942 की बात है। दुनिया युद्ध में थी। भारत में पेंट इंपोर्ट पर दबाव था। मार्केट में फॉरेन कंपनीज का दबदबा था। इसी दौर में 4 दोस्तों ने एशियन पेंट शुरू करी। चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद बकील। मुंबई के एक गैराज में शुरू हुई कंपनी। कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं था, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं था, कोई विरासत नहीं थी, समझ गहरी थी। इन लोगों ने यह जल्दी समझ लिया था कि भारत में पेंट सिर्फ केमिकल नहीं है, घर की इज्जत है, त्योहार की तैयारी है, नए घर की पहली खुशी है, बेटी की शादी से पहले की रंगाई है, दुकान की नई शुरुआत है, बच्चे के कमरे की दीवार है, और मिडिल क्लास की आकांक्षा है। घर नया हो ना हो
तो भी रंग नया हो सकता है, और रंग नया हो तो घर नया लग सकता है। एशियन पेंट्स ने इसी भावना को बिजनेस बनाया, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ विज्ञापन नहीं था, उसकी असली ताकत थी व्यवस्था। डीलर का नेटवर्क, सप्लाई चेन, डिमांड की प्लानिंग, टेक्नोलॉजी। 70 के दशक में जब कई कंपनियां अभी कागज में रजिस्टर में हिसाब लिखती थीं, एशियन पेंट ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। किस शहर में किस रंग की कितनी डिमांड आएगी, किस सीजन में कितना माल चाहिए, किस डीलर को कितना स्टॉक भेजना है, किस गोडाउन में कितना माल रखना है, कंपनी रंग बेचने से पहले डिमांड पड़ रही थी। सीधी भाषा में एशियन पेंट सिर्फ पेंट कंपनी नहीं थी, ये डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन और डिसिप्लिन की कंपनी थी। जो पेंट बेचती थी यही उसका किला था, और ये किला 3 दीवारों से खड़ा था। पहली दीवार थी ब्रांड की, दूसरी दीवार थी डीलर की, और तीसरी दीवार थी सप्लाई की। कस्टमर को ब्रांड याद, डीलर को सर्विस याद, पेंटर को प्रोडक्ट पर भरोसा, कंपनी को डिमांड का हिसाब। इसलिए एशियन पेंट्स 1967 से अब तक भारत की लीडिंग पेंट कंपनी बनी रही। धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में भी ये भरोसे का नाम बन गया। लोग कहते थे एशियन पेंट खरीदो और भूल जाओ, क्योंकि घर पेंट होते रहेंगे, इंडिया ग्रो करेगा, मिडिल क्लास घर सुधारेगा, मुनाफा कंपनी कमाएगी और शेयर कंपाउंड करता रहेगा। कंपाउंडर यानी ऐसा शेयर जो समय के साथ पैसा बढ़ाता रहे, जैसे ब्याज पर ब्याज लगता रहे, वैसे बिजनेस की कमाई पर मार्केट भरोसा जोड़ता जाता है। एशियन पेंट लंबे समय तक यही करती रही, लेकिन मार्केट में कोई कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब कहानी बहुत परफेक्ट हो जाए तो जोखिम शुरू होता है, क्योंकि प्राइस में परफेक्शन आ जाती है, वैल्यूएशन महंगी हो जाती है, मार्केट मान लेता है कि कंपनी हमेशा जीतेगी, और फिर एक नया खिलाड़ी आता है, दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, सीधे आकर कहता है अब मैं भी रंग बेचूंगा। यहीं बिरला ओपस की एंट्री होती है। आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंट मार्केट में बिरला ओपस के साथ बड़ा दांव लगाया। छोटी एंट्री नहीं थी, करीब 10,000 करोड़ रुपए का दांव था। नई फैक्ट्री, तेज प्रचार, डीलर के लिए स्कीम, पेंटर का कनेक्ट, डिस्काउंट, वारंटी, सब कुछ। संदेश साफ, हम मार्केट में सिर्फ खड़े होने नहीं आए, हिस्सा लेने आए हैं। पेंट इंडस्ट्री में इसे कई लोगों ने जियो मूवमेंट कहा, क्योंकि जब कोई बड़ा समूह गहरी जेब लेकर आता है तो पुराने राजा को भी अपनी तलवार साफ करनी पड़ती है। बिरला ओपस ने वही किया। डीलर को ऑफर दिया, पेंटर को स्कीम दी, कस्टमर को अल्टरनेट दिया और मार्केट को सवाल। बिरला ओपस की एंट्री के बाद एशियन पेंट की मार्केट शेयर 59% से घटकर 52% पर आ गई। बिरला ओपस ने कम समय में ही करीब 6.8% मार्केट पर शेयर हासिल कर लिया। अब 52% शेयर भी बहुत बड़ा है। एशियन पेंट अभी भी लीडर है, लेकिन मार्केट प्राइस का गिरना सिंबॉलिक था। किला टूटा नहीं, लेकिन दीवार पर पहली खरोंच दिख गई, और स्टॉक मार्केट खरोंच को इग्नोर नहीं करता, पूछता है ये क्रैक आगे बढ़ेगा या कंपनी प्लास्टर से संभाल लेगी। अब बात आती है इन्वेस्टर की, क्योंकि सीधा आपका सवाल यही है, खरीदें, पुराना जो खरीद रखा है बेचें या अभी इंतजार करें। पहले बिजनेस को समझिए। एशियन पेंट कमजोर कंपनी नहीं है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 69% बढ़कर 1,172 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू करीब 11% बढ़कर 9,228 करोड़ रुपए रहा। डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस में वॉल्यूम की ग्रोथ 12.4% रही, वैल्यू ग्रोथ 10.2%। मार्जिन भी सुधरकर 19.4% हो गया, जो पिछले साल 17.2% था। सीधी भाषा में कंपनी ने खराब रिजल्ट नहीं दिया, मुनाफा बढ़ा, बिक्री बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, मार्जिन सुधरा। फिर शेयर में बेचैनी क्यों है? बात यह है क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ आज का रिजल्ट नहीं देखता, आगे की दीवार देखता है, और आगे दीवार पर 3 सवाल लिखे हैं। पहला सवाल लिखा है कंपटीशन का, दूसरा मार्जिन का, तीसरा वैल्यूएशन का। कंपटीशन इसलिए क्योंकि बिरला ओपस अब मजाक नहीं है। बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू, ड्यूलेक्स भी बाजार में पहले से हैं। डीलर काउंटर पर अब एशियन पेंट अकेला नाम नहीं है। मार्जिन इसलिए क्योंकि डिस्काउंट वॉर बढ़ेगा तो मुनाफे की दीवार पतली होगी। वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि एशियन पेंट हमेशा प्रीमियम पर ट्रेड करता रहा है। मार्केट इसे सस्ता स्टॉक मानकर नहीं खरीदता, मार्केट इसे क्वालिटी स्टॉक मानकर खरीदता है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक को प्रीमियम तभी मिलता है जब ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो। अब प्रेडिक्टेबिलिटी पर सवाल है। पहले एशियन पेंट की कहानी थी इंडिया पेंट, एशियन पेंट गेन्स। अब कहानी है इंडिया पेंट्स बट हु गेन्स। एशियन पेंट्स, बिरला ओपस, बर्जर
GSW ड्यूलेक्स या डीलर जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिला दें। यही नया खेल है। अब पेंट के डिमांड की बात, तो पेंट की कैटेगरी खत्म नहीं हो रही। घर बनेंगे, पुराने घर रंगे जाएंगे, त्योहार आएंगे, शादियां होंगी, दुकानें खुलेंगी, ऑफिस रेनोवेट होंगे, वाटर प्रूफिंग होगा, प्रीमियम पेंट भी बिकेंगे। पेंट डिमांड लंबी कहानी है, लेकिन रीपेंटिंग अक्सर टाली भी जा सकती है। ग्राहक कह सकता है दीवार अभी 1 साल और चल जाएगी, पहले स्कूल फीस भर दें, पहले EMI दे दें, पहले शादी का खर्च देख लें। यानी पेंट डिमांड जरूरी भी है और टलने वाली भी है। जब इनकम में भरोसा होता है, घर रंगता है। जब जेब सावधान होती है, घर की दीवार एक सीजन और इंतजार करती है। यही कारण है कि पेंट कंपनी का बिजनेस इकोनॉमी और मिडिल क्लास के सेंटीमेंट से जुड़ा है। अब रॉ मटेरियल की बात, पेंट में कच्चे तेल से जुड़े केमिकल्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और दूसरे इनपुट्स का बड़ा रोल है। कच्चा माल महंगा हुआ तो कॉस्ट बढ़ती है। कंपनी के सामने सवाल आता है, दाम बढ़ाएं या मार्जिन घटाएं। पहले एशियन पेंट के साथ प्राइसिंग पावर थी, यानी दाम बढ़ाने की ताकत थी। कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता था, डीलर बेच देता था, कंपटीशन इतना नहीं था भी तो एग्रेसिव नहीं था। अब एशियन पेंट दाम बढ़ाए तो बिरला ओपस कह सकता है हम सस्ता दे रहे हैं। अगर एशियन पेंट्स डिस्काउंट दे तो मार्जिन दबेगा। यानी पहले कंपनी ब्रश पकड़कर दीवार रंगती थी, अब उसे एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा। अब होम डेकोर बिजनेस की कहानी देखिए। एशियन पेंट ने पेंट से आगे बढ़कर पूरा घर सजाने का सपना देखा। आइडिया बहुत अच्छा था। जब कस्टमर दीवार पेंट करा रहा है तो उसे किचन क्यों ना बेचें, लाइटिंग क्यों ना बेचें, बाथ फिटिंग, डोर, विंडो क्यों ना बेची जाए। पेंट से शुरू करके पूरा घर सजाओ। कंपनी ने ब्यूटीफुल होम्स कॉन्सेप्ट बनाया, स्लीक किचन्स लिया, इश बाथ फिटिंग लिया, वाइट टीक लाइटनिंग लिया, वेदर सील डोर विंडो लिया। कहानी शानदार थी, लेकिन अभी नंबर्स ने रंग नहीं दिखाया, वहां रंग चढ़ा नहीं। पिछले 4 साल में एशियन पेंट के किचन बाथ लाइटनिंग बिजनेस की ग्रोथ बहुत दमदार नहीं रही। स्लीक और इस की रेवेन्यू लगभग 400 करोड़ और 350 करोड़ रुपए के आसपास अटक रही है। वाइट टीक की वित्त वर्ष 2026 रेवेन्यू 99 करोड़ रुपए रही। वेदर सील 25 करोड़ से 75 करोड़ तक बढ़ा, लेकिन एशियन पेंट जैसी 35,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए अभी छोटा है। एनालिस्ट का अनुमान है कि होम डेकोर अभी टोटल सेल का करीब 4% है। कंपनी इसे 10% तक ले जाना चाहती है, लेकिन अभी ये पेंट जैसी ताकत नहीं बना। क्यों? क्योंकि पेंट बेचना और किचन बेचना खेल नहीं है। पेंट में डीलर और पेंटर काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। किचन में इंटीरियर डिजाइनर आता है, कारपेंटर आता है, इंस्टॉलेशन आती है, सर्विस, वारंटी, मेजरमेंट, कस्टमर बार बार पूछता है, डिसीजन लंबा चलता है। पेंट वॉल का बिजनेस है, होम डेकोर रूम का बिजनेस है, और रूम की पॉलिटिक्स वॉल से मुश्किल होती है। एशियन पेंट वॉल का राजा है और अब उसे पूरे घर का कॉन्ट्रैक्टर बनना है, यही चैलेंज है। शेयर होल्डर्स की कहानी क्या है अब ये समझिए। FIIs यानी विदेशी निवेशक, उन्हें मार्च 2026 क्वार्टर में एशियन पेंट में हिस्सेदारी घटाई है। FII होल्डिंग 12.78% से घटकर 12.11% हो गई। FII इन्वेस्टर्स की संख्या भी 1015 से घटकर 968 हो गई। यानी विदेशी निवेशक कह रहे हैं कंपटीशन और वैल्यूएशन पर थोड़ा सावधान रहो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने उल्टा किया। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 10.65% से बढ़कर 11.42% हुई। स्कीम्स 38 से बढ़कर 40 हुई। यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स कह रहे हैं बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है, करेक्शन में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 12.63% पर स्टेबल है, ना बढ़ी ना कम हुई। रिटेल और अदर्स करीब 13% के आसपास हैं। तो तस्वीर क्या है? विदेशी इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हट रहे हैं, म्यूचुअल फंड थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर उम्मीद लगाए बैठा है, प्रमोटर स्थिर है, मार्केट अदालत की तरह बैठा है, फैसला अभी रिजर्व है। ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। Q4 रिजल्ट्स के बाद राय मिक्स आई। नुमुरा ने बाय कॉल दी, 3600 का टारगेट दिया। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल इंस्टांस रखा, 2750 रुपए का टारगेट दिया। मतलब एक कह रहा है रंग लौट सकता है, दूसरा कह रहा है थोड़ा सूखने दो। यही एशियन पेंट की आज की पोजीशन है। कंपनी अच्छी है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अब आते हैं असली इन्वेस्टर कहानी पर। खरीदें, बेचें या होल्ड करें? यहां कोई अंधा जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब खरीदो और सब बेचो दोनों खतरनाक है। एशियन पेंट को आप 3 रंगों के फ्रेमवर्क में समझिए तो आसान होगा। हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग। हरा रंग कब? अगले कुछ क्वार्टर्स में एशियन पेंट मार्केट शेयर स्टेबलाइज कर दे, वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% या उसके ऊपर टिके, मार्जिन 18-20% की रेंज में रहे, बिरला ओपस का दबाव मैनेजेबल दिखे, डीलर्स
नेटवर्क मजबूत दिखे, होम डेकोर धीरे धीरे स्केल दिखाए और वैल्यूएशन बहुत महंगी ना लगे, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फिर से भरोसे वाली कहानी बन सकती है। मतलब हरे रंग में बाय ऑन डिप्स की कहानी बन सकती है, सोच बन सकती है। गिरावट में धीरे धीरे जोड़ने की रणनीति, लेकिन सिर्फ एक भरोसे पर नहीं कि एशियन पेंट पुरानी महान कंपनी है, बल्कि इस एविडेंस पर कि बिजनेस फिर से डिफेंड कर पाएगा। अब पीले रंग की कहानी, अगर कंपनी का रिजल्ट ठीक है लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है, मार्केट शेयर पर दबाव है, मार्जिन संभल नहीं रहे हैं, रॉ मटेरियल और डिस्काउंट वॉर का खतरा है, होम डेकोर अभी प्रॉमिस है, प्रॉफिट नहीं है, एफआईआईज कॉशियस हैं, वैल्यूएशन अभी डीप चीप नहीं है, तो ये होल्ड एंड वॉच का जोन है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए पैनिक सेल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्रेश बायर के लिए अभी रकम एक साथ नहीं लगानी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वैल्यूएशन डिसिप्लिन, थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट देखना होगा। यानी पीले रंग में ब्रेक पर पैर रखिए, एक्सकलेटर पर नहीं। अब आते हैं लाल रंग पर। अगर मार्केट शेयर गिरता है, बिरला ओपस और बाकी प्लेयर डीलर काउंटर पर एशियन पेंट को लगातार काटते हैं, मार्जिन 18% से नीचे फिसलने लगे, डिस्काउंट वॉर लंबा खिंच जाए, होम डेकोर कैश बर्न बिजनेस बन जाए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े और कंपनी दाम ना बढ़ाए, एफआईज लगातार बेचते रहें और स्टॉक फिर भी महंगा रहे, तो लाल रंग में सावधानी। तब क्वालिटी का नाम काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में पुराने सर्टिफिकेट पर नया रिटर्न नहीं मिलता। स्टॉक में पैसा फ्यूचर से बनता है, पास्ट ग्लोरी से नहीं। तो फाइनल आंसर क्या है? एशियन पेंट की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब ये ब्लाइंड बाय नहीं है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए अगर आपका हॉरिजन लंबा है और एलोकेशन रीजनेबल है तो पैनिक सेलिंग का केस नहीं है, लेकिन क्वार्टरली प्रूफ देखना जरूरी है। फ्रेश बायर के लिए पुरानी रेपुटेशन देखकर आंख बंद करके एंट्री नहीं लेनी है। बेटर एंट्री प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बिजनेस प्रूफ चाहिए। ट्रेडर के लिए ये स्टॉक रिजल्ट, ब्रोकरेज नोट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और कंपटीशन न्यूज पर रिएक्ट करेगा। इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक धैर्य मांगेगा। एशियन पेंट्स अब खरीदो और भूल जाओ नहीं है, अब ये खरीदो तो फॉलो करो वाली कहानी है। यही बड़ा बदलाव है। अब पूरे सेक्टर का अर्थ समझिए। पेंट इंडस्ट्री में अब एक नया फेज शुरू हुआ है। पहले लीडर तय था, अब लड़ाई खुल गई है। एशियन पेंट लीडर है, लेकिन बिरला ओपस चैलेंजर है। बर्जर मजबूत है, नैरोलैक अपनी जगह है, जेएसडब्ल्यू ड्यूलेक्स प्रीमियम और मिड मार्केट में खेल रहा है। लोकल ब्रांड्स प्राइस सेंसिटिव कस्टमर पकड़ते हैं। ये पेंट मार्केट अब शांत तालाब नहीं रहा, अब रंगों का अखाड़ा है, और अखाड़े में पहलवान की पुरानी जीत मायने नहीं रखती। हर सुबह नई कुश्ती लड़नी पड़ती है। एशियन पेंट की ताकत अभी भी बहुत बड़ी है। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर ट्रस्ट, पेंटर कनेक्ट, टेक्नोलॉजी, बैलेंस शीट, कैश जनरेशन, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। लेकिन जोखिम भी साफ है। कंपटीशन, मार्जिन प्रेशर, होम डेकोर एग्जीक्यूशन, रॉ मटेरियल की वॉलिटिलिटी, वैल्यूएशन, एफआईआईज का सावधान होना और बदलता कंज्यूमर। अब क्लियर कट बात, एशियन पेंट कमजोर कंपनी नहीं है, अब आसान स्टॉक भी नहीं है। दीवारों का राजा अभी भी वही है, लेकिन दीवारों पर नमी आ गई है। नमी का मतलब दीवार गिरना नहीं होता, लेकिन नमी इग्नोर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पेंट फूलने लगता है, फिर परत उतरती है, फिर मरम्मत करनी पड़ती है। एशियन पेंट को अभी यही मरम्मत करनी है। मार्केट शेयर की मरम्मत, डीलर कॉन्फिडेंस की मरम्मत, मार्जिन्स की मरम्मत, होम डेकोर की मरम्मत, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की मरम्मत। और ये मरम्मत एक क्वार्टर में नहीं होगी, आने वाले कई क्वार्टर में दिखेगी। क्लियर कट ये है, एशियन पेंट की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन कहानी का जॉनर बदल गया है। पहले ये कंपाउंडर की कहानी थी, अब ये कमबैक की परीक्षा है। पहले ये दीवार रंगने की कंपनी थी, अब इसे पूरा घर सजाना है। पहले इन्वेस्टर सिर्फ रंग देखता था, अब प्राइमर, पुट्टी, सीपेज और फिनिशिंग सब देख रहा है। पहले सवाल था एशियन पेंट कितनी तेजी से कंपाउंड करेगा, अब सवाल है एशियन पेंट अपना रंग बचा पाएगा या नहीं। और खरीदे बेचे का जवाब अभी इसी में छिपा है। अगर आपको लगता है एशियन पेंट अपना मार्केट शेयर, मार्जिन और ब्रांड ओनर बचा लेगा, तो गिरावट मौका बन सकता है। अगर आपको लगता है बिरला ओपस और कंपटीशन उसकी प्राइसिंग पावर खा जाएंगे, तो ये स्टॉक महंगा जाल बन सकता है। और अगर आप अनश्योर हैं, तो इंतजार वाली कंपनी है, क्योंकि दीवार पर पेंट सूखने में समय लगता है, मार्केट में भरोसा लौटने में उससे ज़्यादा समय लगता है। यही आज का क्लियर कट है। एशियन पेंट अभी भारत की सबसे ताकतवर पेंट कंपनी है, लेकिन निवेशक अब सिर्फ चमक नहीं देख रहा, पूछ रहा है पेंट की पकड़ कितनी लंबी है, कंपटीशन की नमी कितनी गहरी है, होम डेकोर का नया कोट टिकेगा या छिल जाएगा, एफआईआईज की बेचैनी सही है या म्यूचुअल फंड का भरोसा सही है, और क्या ये पुराना कंपाउंडर फिर से पोर्टफोलियो में रंग भर पाएगा।
जवाब अभी नहीं आया है। जवाब डीलर काउंटर पर आएगा, मार्जिन लाइन में आएगा, मार्केट शेयर में आएगा, होम डेकोर स्केल में आएगा और स्टॉक रिटर्न में आएगा। तब तक एशियन पेंट को देखना होगा, समझना होगा, ब्लाइंड फेथ की जगह एविडेंस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नाम से एंट्री मिल सकती है, रिटर्न सिर्फ परफॉर्मेंस से मिलता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधार। बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। आपके मन में भी अगर कोई टॉपिक है, कोई खास कंपनी है, कोई मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि बात क्लियर कट होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आप तक उसको पहुंचाने का। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।